Bismillahirrahmanirrahim. So the subject is chemistry and chapter number 1 fundamentals of chemistry. Class आज हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले हमने केमिस्ट्री फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था आज, और उसके बाद एटम के बारे में, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के बारे में. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट. इससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ लुक जो है वो हम एटम के ऊपर जो है वो डाल लेते हैं. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि स्मॉलेस्ट है, न्यूट्रल है और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट है. जब हम एटम की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद हैं. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है. जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी ये सेंटर ऑफ द एटम में मौजूद हैं और किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है उसको बना रहे हैं. इलेक्ट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये मूव करता है न्यूक्लियस में अराउंड द न्यूक्लियस, सॉरी एटम में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस और कांस्टेंट मोशन में रहता है. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ लुक. उसके बाद हम एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा. एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जब हम किसी भी एटम के लिए एक टर्म यूज करते हैं एटॉमिक नंबर, तो उसका मतलब ये है कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट कर रहे हैं. जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा. इसके बाद मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो दैट विल बी कॉल्ड द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. इसके बाद हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स with the help of mass number and atomic number. We have a formula: number of neutrons is equal to mass number minus atomic number. यानी आप किसी भी एलिमेंट के mass number में से atomic number को माइनस करेंगे तो आपके पास number of neutrons आ जाएगा. Suppose we are given an element, the atomic number of that element is 17 and mass number is 35. अब हमें इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस फार्मूला में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे. मास नंबर इज़ 35 माइनस एटॉमिक नंबर इज़ 17, तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 18. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इस एटम के, दोज आर 18 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. क्लास ये बेसिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए. एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये चीज़ें ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको समझना, जानना और याद रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है. इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है इसका एटॉमिक मास, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के मास के बारे में बात हो रही है. रिलेटिव मीन्स वी आर रिलेटिंग द मास ऑफ द एटम विद एनी अदर थिंग. अब ये दूसरी चीज़ क्या है इसको हम आगे देखते हैं फर्दर. इसको जो इसकी डेफिनेशन के बाद हम इस पे जो है वो इसको डिटेल से पढ़ते हैं. द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास. इट मीन्स कि किसी भी एटम का मास जो कि रिलेटिव है टू द मास ऑफ एन कार्बन एटम, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाएगा. सपोज वी आर बाइंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, शुगर, vegetable, fruits. ठीक है, we always relate it with one standard unit, that is 1 kg. 1 k is a standard unit for the mass in system international. Similarly, we need a standard unit for the measurement of the mass of an atom. हम एटम के मास के लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है. तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमें कौन सा एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है? वो स्टैंडर्ड यूनिट हमें कार्बन 12 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. यानी कार्बन 12 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और उसके मास से जो है, उस एटम के मास से रिलेट करके हम किसी भी दूसरे एटम का मास जो है वो फाइंड आउट करें. क्योंकि एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसको जस्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसको वे करना या उसका मास फाइंड आउट करना दैट इज़
टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसके लिए कार्बन को एटम से ही कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कार्बन 12 के बारे में आपको बताया कि कार्बन 12 के एटम से किसी भी एटम के मास को रिलेट करके उसको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाएगा। तो क्लास सिर्फ जहन में ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। कार्बन 12 को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि एक तो ये आइसोटोप जो है कार्बन का दैट इज इन अबंडेंस, ये 99% जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। यानी अगर आप ये देखते हैं कि कार्बन जो है उसके 100 एटम्स आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, तो उसमें से 99% एटम्स जो होंगे वो कार्बन 12 के होंगे, ठीक है। इस वजह से ये, क्योंकि ये एलिमेंट अबंडेंस में है, सेकेंडली इसके ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं है, इट हैज़ ओनली 3 आइसोटोप्स। कार्बन के सिर्फ 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 1961 से पहले की बात हो रही है। कार्बन के सिर्फ 3 आइसोटोप्स थे, तो उन्हें एक ऐसे एलिमेंट की तलाश थी जो कि जिसके ना तो ज़्यादा आइसोटोप्स हों, जो ना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो, ना लेस रिएक्टिव हो, और अबंडेंस भी हो, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट जो है वो इन अबंडेंस जो है वो पाया जाए। सो कार्बन 12 वॉज द एलिमेंट जिसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। एक बार फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को देखते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to the mass of an atom of carbon 12 is called the relative atomic mass। अब क्लास ये बात जहन में रखें कि कार्बन जो है उसके 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। कार्बन के 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 12। अगर हम कार्बन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अब ये जो 12 इक्वल पार्ट्स हैं दीज आर टोटली इक्वल टू द 1 एटम ऑफ द कार्बन। अगर इन 12 पार्ट्स में से एक यूनिट पार्ट को लिया जाए दैट इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब यही हमारा वो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी एटम का मास जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। यानी कार्बन के एक एटम के अगर 12 पार्ट्स किए जा रहे हैं तो उनमें से एक पार्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज द यूनिट ऑफ द कार्बन एटम, ये 1 एटॉमिक मास कहलाएगा, और ये इक्वल है 1/12 ऑफ कार्बन एटम के। सो वी हैव अ फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। So 1 atomic mass unit is equal to mass of 1 carbon atom divided by 12। हाइड्रोजन एटम का जो है हमें उसका 8.40 जो उसका मास में दिया हुआ है एज अ स्टैंडर्ड कार्बन एटम, उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इट इज़ 8.40% एज मैसिव एज द स्टैंडर्ड कार्बन एटम। इसकी वजह से इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखा हुआ है वो 8.40 है। इसको 100 से डिवाइड करके 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारे पास 1.008 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है, और वो ये है कि आप जो भी आपके पास एलिमेंट मौजूद है उसके आइसोटोप्स जो हैं उनकी अबंडेंस फाइंड आउट करें। उनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंगली आप अबंडेंस को एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप से डिवाइड करेंगे, फिर इन सारी वैल्यूज को जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंसेस को आप उनकी एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उनको ऐड करके आपने 100 से डिवाइड करना है, तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो इसका आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 15.9994 एटॉमिक मास यूनिट, अराउंड अबाउट 16। इस तरह सोडियम का 22.9898 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हम राउंड अबाउट करके 23 जो है वो यूज करते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज अ फार्मूला। फार्मूला जो होता है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स जो हैं मौजूद हैं उन एलिमेंट्स के, और उनकी रेशियो क्या है।
इस तरह केमिकल फार्मूला जो है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम के लिए Na यूज़ होता है, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए N यूज़ हो रहा है। तो ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। साथ ही साथ उस फार्मूला जो है वो आपको द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एटम्स एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एटम्स जो है वो आपको बताता है। अब ये फार्मूला जो है इसकी आगे दो टाइप्स, मेन टाइप्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको आपकी बुक में दी हुई है, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड नंबर 2 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो आपको सिंपलेस्ट या रिड्यूस्ड रेशियो दे देता है एटम की, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि हमें ये सिंपली बता देता है कि जो भी एलिमेंट्स जिनके एटम्स मौजूद हैं वो एटम जो है वो कितनी रेशियो से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यानी अगर यूनिट हाइड्रोजन है तो उसके साथ कितने ऑक्सीजन अटैच होंगे या कितने हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन एटम्स अटैच होंगे, या जो भी दूसरा कोई भी एलिमेंट उसके अटैच, तो वो दोनों की रेशियो जो है वो सिंपल फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में जो है वो हमें देता है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स, यानी एक मॉलिक्यूल कितने एलिमेंट और कितने एटम्स के साथ जो है वो कंसिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स जो है उनकी क्या रेशियो है, वो हमें एक्चुअल नंबर जो है उसके बारे में बताता है। जबकि इसी एक्चुअल नंबर को जब रिड्यूस किया जाता है तो वो एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी H2O2 की एग्जांपल है हमारे पास। अब H2O2 में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट जो है वो एटम्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जो एटॉमिक रेशियो है वो 2:2 है। जब इसको रिड्यूस किया जाता है तो 1:1। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच है। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला इसका आएगा दैट विल बी हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो सिंपल वन हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज बॉन्डेड विद वन ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से अगर हम इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो H2O2 जो है वो सिंपली एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो आपको बता रहा है कि एक्चुअली एक एटम जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटम्स पे कंसिस्ट करता है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला उसी फार्मूले को जब रिड्यूस फॉर्म में हम लिखेंगे तो दैट विल बी आवर एम्पेरिकल फार्मूला। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज की C6H12NO6, ठीक है। कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स जो है उसमें मौजूद हैं। अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियोज देखें एटम्स की तो वो 6:12:6 है। जब इनको रिड्यूस किया जाएगा तो 1:2:1, ये हमारे पास रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स है जो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर देखा जाए इसका मतलब है कार्बन, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो है दैट विल बी CH2O। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और यही इसी ग्लूकोज का जो ये फार्मूला है C6H12NO6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। नाउ सी वन मोर एग्जांपल दैट इज C6H6। C6H6 बेंजीन को कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो 6:6 है, यानी कि 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हैं। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1:1 इट इंडिकेट्स कि 1 कार्बन जो है दैट इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन, यानी कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH आ जाएगा बेंजीन के लिए। जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो यही होगा C6H6, यानी कि हमें एक मॉलिक्यूल में इतने कार्बन और इतने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक मज़ीद एग्जांपल आपकी जो है वो बुक में है, ये भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी जो है वो किसी किस्म का जो है वो ना रहे। एस्पिरिन C9H8O4, ठीक है। एस्पिरिन के कार्बन के 9 एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स मौजूद हैं। जब इस रेशो को इनके एटॉमिक नंबर को रेशो में लिखा जाएगा तो 9:8:4।
ये रेशो जो है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इस वजह से अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एस्पिरिन का हमने मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला बताना है, तो एस्पिरिन जो है इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला जो है दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसके जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। इसी तरह एसिटिक एसिड CH3COOH, अब इसमें देखा जाए तो कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं, 2, हाइड्रोजन एटम्स 4 और ऑक्सीजन एटम्स 2 मौजूद है। तो इनकी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:4:2 है। रिड्यूस करने पर हमारे पास CH2O जो है वो आ जाएगा, जो एम्पेरिकल फार्मूला है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH है। इस तरह से कैफीन का एक हमारे पास है C8H10N4NO2। अब इसकी रेशो देखी जाए तो 8:10:4:2। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपके पास ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आ रहा है C4H5N2O, यानी ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कैफीन का है, जबकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैफीन का आप देख सकते हैं। इस तरह क्लास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे कि अमोनिया, NH3, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। अब ये जो है फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है यही अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो 1:2, हाइड्रोजन यानी वाटर को देखा जाए तो 2:1 और मीथेन को देखा जाए तो 1:4। अब ये वो रेशोज हैं जो कि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। 1:2, 2:1 या 1:3, 1:4, ये रेशोज फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि ये वो कंपाउंड्स, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो उनका होता है। हमने इसमें सारी एग्जांपल जो है वो देख लिए हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है। As the name indicates, we are concerned with the mass of a molecule या mass of a formula. एक बात याद रखें, जो नेम होता है वो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा उस टर्म के बारे में दे देता है और आपके जहन में जो है ना उसका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. यानी किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे या सम करेंगे, दैट विल बी अ मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि वाटर की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है, जब इनको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और साथ में उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है उसको ऐड किया जाएगा, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट विल बी 18.016 एटॉमिक मास यूनिट। यानी हमने क्या किया कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, हमने इनके एटॉमिक नंबर्स को, एटॉमिक मैसेज को हमने इनको प्लस किया। एटॉमिक मैसेज को प्लस करने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आया, उस पूरे मॉलिक्यूल का मास वो 18 आ गया, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 विच इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। क्लास मॉलिक्यूलर मास जब हम ग्लूकोज को फाइंड आउट करेंगे तो इसमें देखें कि कार्बन के 6 एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। इसी तरह से 6 इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। जब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया जाएगा तो हमारा आंसर जो है दैट विल बी 180.096 एटॉमिक मास यूनिट। यानी ये हमने इस मॉलिक्यूलर का जो है, मॉलिक्यूल का जो है वो मास, मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है। मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के एटॉमिक मैसेज, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मैसेज, और उनको मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास उसका आ जाएगा फार्मूला का। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ C10H8। अब ये देखें, ये नेफ्थलीन जो है इसके अंदर कार्बन के 10 एटम्स मौजूद हैं जबकि हाइड्रोजन के 8 एटम्स मौजूद हैं। अब ये कार्बन के जो 10 एटम्स मौजूद हैं, इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10
सिमिलरली द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 128 एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तमाम एटम जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अब अगर हम देखें कि फार्मूला मास क्या है। अच्छा क्लास, एक बात याद रखने वाली है कि मॉलिक्यूलर मास जो है ये हमेशा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए जो है वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर मास उनका फाइनल होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में क्या डिफरेंस है। Formula mass is the sum of atomic masses of all the atoms in the formula unit of a substance is called formula mass। अब दोनों में जो चीज़ सेम है वो क्या है, यहाँ पर भी हम एटॉमिक मैसेस को प्लस कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम उनके एटॉमिक मैसेस को, एटम्स के एटॉमिक मैसेस को प्लस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद नहीं होते, बल्कि कोई भी जो है वो कंपाउंड जिसमें आयंस जो है वो मौजूद होते हैं, जैसा कि हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो कभी भी ऐसा कंपाउंड कोवलेंट टाइप का या मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि ये आयंस की फॉर्म में जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये आयंस जो है ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन में जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। यानी आप इसमें सिंपल एक आप ये नहीं कहेंगे कि NaCl एक मॉलिक्यूल है, बल्कि ये एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि एक सोडियम जो है वो एक क्लोराइड आयन के साथ जो है वो अटैच होगा। एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन के साथ अटैच होगा, तो इनकी रेशो 1 है। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला यूनिट की टर्म यूज़ करेंगे, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक फार्मूला यूनिट आपको बताया गया है कि क्रिस्टल लेटिस में जो आपके आयंस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटिस, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उसमें हर नाइट्रोजन एक सोडियम जो है वो हर एक क्लोराइड आयन के साथ अटैच है। तो जब हम इसका सोडियम क्लोराइड का जब हम देखते हैं फार्मूला मास हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये देखें कि सोडियम का जो है एटॉमिक मास दैट इज 23 एंड क्लोराइड जो है क्लोरीन जो है उसका है एटॉमिक मास 35.5। जब इन दोनों के, अब देखें सोडियम का एक आयन मौजूद है, क्लोराइड का एक आयन मौजूद है, तो इसका मतलब है 1 सोडियम एटम एंड 1 क्लोरीन एटम। तो इन दोनों को जब एटॉमिक मासेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सेम विल बी द यूनिट, इसके लिए भी यही यूनिट है, फार्मूला यूनिट के लिए भी यही यूनिट जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला मास को फाइंड आउट करने के लिए एक और हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। इसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जब मेजर करने जा रहे हैं तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड, क्योंकि एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, ये आपको सिंपलेस्ट जो है वो फार्मूला यूनिट जो है वो आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन मौजूद है। तो 23 multiplied by 1 and 35.5 multiplied by 1, you will take the answer of 58.5 atomic mass. Second example है milk of magnesia which contains magnesium hydroxide and is used to treat acidity। अब हमें इसका फार्मूला मास जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसका फार्मूला यूनिट जो है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है दैट इज 58 एटॉमिक मास यूनिट। यानी फार्मूला मास जो है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला मास है दैट इज 58 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से पोटाशियम क्लोरेट का एटॉमिक मास, सोडियम बाइकार्बोनेट का जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट का। अब यूरिया का जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे जब फार्मूला मास
तो ये याद रखें कि यहाँ पर 2 जो है वो अंदर वाले दोनों मौजूद एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, तो 14 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो है वो मास वो 1 है, तो 1 क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, और 2 को फिर दोबारा हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनके भी एटॉमिक मैसेज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यूरिया का फार्मूला मैस आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट का भी फार्मूला मैथ्स निकालेंगे क्लास। ये आपका होमवर्क है जिसको आपने जो है वो खुद से इसको आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ पर, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं। फार्मूला मैथ्स सोडियम क्लोराइड का फाइंड आउट किया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट किया गया है। इसी तरह से आपने जो है वो यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जो है इनका फार्मूला मैथ्स जो है वो आपने निकालना है। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँ। थैंक यू।